अब हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं कि डायमेंशन का एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, डायमेंशन के एप्लीकेशन देखने के पहले सबसे जो जरूरी चीज है दैट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, इसको हम लोग समझते हैं। इसको मैं एक रियल लाइफ से समझाता हूं। ह्यूमन का शादी ह्यूमन में हो सकता है। ह्यूमन का शादी किसी गधे से नहीं हो सकता, किसी घोड़े से नहीं हो सकता। ह्यूमन का जो भी ऑपरेशन होगा मैथमेटिकल दैट इज विथ ह्यूमन। ठीक है, वैसे ही फिजिक्स के अंदर जो भी मैथमेटिकल जैसे प्लस या माइनस करना होता है सेम तरह के डायमेंशन में करते हैं। समझिए क्या मैं कहना चाह रहा हूं। अगर मैं कह रहा हूं कि a प्लस बी लिखा हुआ है, इसका मतलब यह होता है कि डायमेंशन ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी। ये इसका सिंपल सा मतलब होता है कि अगर दो टर्म ऐड हो रहे हैं तो दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए। अगर इक्वेशन है, मान लीजिए c इक्वल टू ए प्लस बी है, देन द डायमेंशन ऑफ c, डायमेंशन ऑफ c जो होना चाहिए डायमेंशन ऑफ a के इक्वल होना चाहिए एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b। दैट मीन्स अगर लिखा हुआ है b इक्वल टू a प्लस b, इसका मतलब डायमेंशन ऑफ c मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b। दैट मीन्स तीनों का डायमेंशन, इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन, तीनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए। जैसे आप 9th क्लास में पढ़े होंगे, 10th क्लास में पढ़े होंगे v इक्वल टू u प्लस ए टी। अब ये देखिए दिस इज वेलोसिटी, तो इसका डायमेंशन इसके डायमेंशन के इक्वल होता है। v वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, और इसका जो डायमेंशन है a इंटू टी का डायमेंशन भी इसके डायमेंशन के इक्वल होना चाहिए। दैट मीन्स डायमेंशन ऑफ v मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ u एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a इंटू टी। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। एक बार पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म्स अकरिंग ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन मस्ट बी सेम। देख लीजिए, द डायमेंशन ऑफ v मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ u एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a। सिमिलरली यहां देखिए डायमेंशन ऑफ c must be equal to dimension of A and that must be equal to dimension of B. This is called principle of homogeneity. मुझे लगता है समझ में आ गया होगा कि अगर इक्वेशन है, ठीक है, तो दोनों साइड के हर टर्म का डायमेंशन सेम होना चाहिए, अदरवाइज इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए इसी पे हमने एक क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन में कहा गया x इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यूब। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को अगर हम लोग सॉल्व करें तो क्या होगा, डायमेंशन ऑफ x मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ दिस टर्म bt एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ सी टी स्क्वायर and that must be equal to dimension of dt cube। ठीक है, अब इन दोनों को देखिए, डायमेंशन ऑफ x आपको पता है l होता है और डायमेंशन ऑफ a नहीं पता है, a नहीं निकालना है। इसका मतलब a का डायमेंशन क्या हो जाएगा, इट विल बी l। ठीक है, अब देखिए डायमेंशन ऑफ x l है, डायमेंशन ऑफ a l है, तो bt का भी डायमेंशन l होना चाहिए। दैट मीन्स b और t टाइम है तो टाइम t that must be equal to l। क्यों, क्योंकि इसका भी डायमेंशन इसके इक्वल होना चाहिए, इसके इक्वल होना चाहिए, तो bt का डायमेंशन भी l हो गया। बट bt में t तो टाइम था, तो यहां से b का डायमेंशन क्या आ गया, देखो ये t उधर जाएगा नीचे और फिर ऊपर जाके lt माइनस 1 हो जाएगा। सिमिलरली डायमेंशन ऑफ सी टी स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a। दैट मीन्स c और टी स्क्वायर का डायमेंशन क्या हो जाएगा, t दैट मस्ट बी इक्वल टू l एंड फ्रॉम हेयर यू कैन से दैट डायमेंशन ऑफ c मस्ट बी इक्वल टू l t माइनस 2।
नहीं। फिर से देखिए डायमेंशन ऑफ डी, ये वाला, दैट मीन्स डायमेंशन ऑफ डी इंटू टी क्यूब, दैट मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स दैट इज एल। यहां से डायमेंशन ऑफ डी आ जाएगा एल टी की पावर -3। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी पे हमने एक सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए नीचे एफ इक्वल टू ए प्लस बी टी। ठीक है, एक बार इसको आप लोग छाप लीजिए। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ए का डायमेंशन क्या आ गया एल, बी का डायमेंशन क्या आ गया एल टी -1, सी का डायमेंशन क्या आ गया एल टी -2, डी का डायमेंशन क्या आ गया एल टी -3। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन मतलब सेकंड क्वेश्चन क्या है, एफ इक्वल टू ए प्लस बी टी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि डायमेंशन ऑफ एफ मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए। ठीक है, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी टी। ठीक है, अब डायमेंशन ऑफ एफ क्या है, फोर्स है। क्वेश्चन में गिवन है कि एफ फोर्स है, तो डायमेंशन ऑफ ए क्या हो जाएगा, फोर्स का डायमेंशन आपको पहले से पता होता है, दैट इज एम एल टी -2। ठीक है, अगेन डायमेंशन ऑफ बी इंटू टी, दैट मीन्स डायमेंशन ऑफ बी और टाइम का टी मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स, दैट इज एम एल टी -2। ठीक है, तो यहां से डायमेंशन ऑफ बी क्या आ जाएगा, ये टी नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाके माइनस हो जाएगा एम एल टी -3। तो ये हमने दो बेसिक क्वेश्चन किए इस पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे। ठीक है, कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी फिर से मैं बताता हूं क्या है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि अगर इक्वेशन है तो जितने भी टर्म होंगे हर टर्म का डायमेंशन सेम होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इधर लिखा हुआ है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, अब हम बहुत सारे एप्लीकेशन इसे कर सकते हैं। ठीक है, उसमें से दो मैंने आपको लिखा हुआ है। क्या है, फर्स्ट डिड्यूसिंग रिलेशन अमॉन्ग फिजिकल क्वांटिटी। हम डायमेंशनल एनालिसिस के द्वारा फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। इस पे हम लोग अभी कुछ क्वेश्चन करेंगे, बट इसमें एक प्रॉब्लम होता है कि कांस्टेंट डिराइव नहीं होता है। ठीक है, डिड्यूस रिलेशन अमॉन्ग द फिजिकल क्वांटिटी मतलब हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं, जैसे एफ इक्वल टू एम ए आपको पता है, एफ इक्वल टू एम ए। ठीक है, तो हम जब डायमेंशनल एनालिसिस से निकालते हैं तो सम कांस्टेंट एफ इंटू सम कांस्टेंट इंटू एम ए आता है। ये कांस्टेंट हम डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं बता पाते हैं। ये एक कंडीशन है, ये एक लिमिटेशन है कह सकते हैं डायमेंशनल एनालिसिस का। ठीक है, उसके बाद सेकंड है कि हम इससे चेक कर सकते हैं, इससे हम चेक कर सकते हैं कि कोई फार्मूला सही है या गलत है। इसको थोड़ा सा समझते हैं। कोई फार्मूला सही होने के लिए फर्स्ट कंडीशन ये है कि दोनों साइड का, लेफ्ट साइड का डायमेंशन और राइट साइड का डायमेंशन इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, हर टर्म का डायमेंशन सेम होना चाहिए। ठीक है, पहली चीज। अगर सेम नहीं होगा तो फार्मूला 100% गलत होगा। ठीक है, अगर सेम नहीं होगा तो फार्मूला 100% गलत होगा। ठीक है, सेकंड कंडीशन कि अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो कोई जरूरी नहीं है कि वही फार्मूला होगा। ये भी एक लिमिटेशन है डायमेंशन एनालिसिस का। जैसे आपको आईआईटी निकालना है तो आईआईटी के लिए मिनिमम क्राइटेरिया क्या है कि 12th पास होना चाहिए आपको, और एक मिनिमम परसेंटेज जो हर साल डिसाइड होता है अलग अलग साल, वो होना चाहिए आपके पास विथ पीसीएम। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होना चाहिए, और मान लीजिए कि 75% आपको चाहिए या 85% चाहिए। ठीक है, अगर 75% क्राइटेरिया हमने रख दिया और पीसीएम रख दिया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ठीक है, तब आप आईआईटी क्रैक कर सकते हैं, आईआईटी निकाल सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जितने लोग 75% लाते हैं और पीसीएम ले करते हैं वो सब निकाल सकते हैं, सब निकाल ही लेंगे, ये कोई जरूरी नहीं है। वैसे ही डायमेंशनल जो इक्वेशन होता है, कंसिस्टेंसी चेक करने का कंडीशन ये है कि दोनों साइड का डायमेंशन सेम होगा तभी वो डायमेंशनली करेक्ट होगा।
अगर इक्वल नहीं है तब तो 100% है कि नहीं होने का है। अगर आपका पीसीएम नहीं है, ठीक है, मैथ ही नहीं है उसमें, ठीक है, बायो से आपने किया तो फिर आप ऐटी नहीं निकाल सकते। ये तो क्लियर हो गया कि कोई कंडीशन अगर फॉलो नहीं हुआ तो फिर नहीं होगा। लेकिन कंडीशन होने के बाद भी 100% आप बोल नहीं सकते कि ये सही है। ये चीज आपको समझ लेना है कि जो हम कंसिस्टेंसी चेक करते हैं केवल डायमेंशनली करेक्ट बताते हैं, करेक्ट फॉर्मूला है या नहीं है हम इसके बारे में नहीं कर सकते। जैसे हम ये आया हुआ है F=KMA, अब यहाँ K की जगह पर 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, लेकिन वो सारे F=MA नहीं है। ऑल जो है न्यूटन सेकंड लॉ नहीं है। न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है? F=MA, ठीक है, ना कि F=6MA या 10MA या 1000MA, ठीक है। तो ये इसका एक कांस्टेंट है, इस पे हम लोग अब क्वेश्चन करते हैं फिर और डिटेल में समझ में आएगा।